हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब जाकर के अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उस वीडियो का। टेलीग्राम का लिंक भी है जहाँ हम जो भी पढ़ाता हूँ उसका एकदम इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, ट्रिक, रूट वर्ड के साथ और उसके बाद एक सेंटेंस का पीडीएफ देता हूँ जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे ले सकते हैं। तो आज हम जब कल जो जहाँ से मैंने ख़त्म किया था आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 21 एडियम्स पढ़ाए थे जो कि ब्लैक बुक से थे। ठीक है, आज भी मैं ब्लैक बुक को ही लेके चलूँगा क्योंकि ये सेशन ही ब्लैक बुक का है। ठीक है, क्योंकि हम ब्लैक बुक को ही फॉलो करते हैं। ठीक, और चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कल 21 तक हो गया था, आज हम 22 से चलते हैं। देखिए, कोल्ड फिश कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि फ़िश का मतलब क्या होता है? मछली होता है। और कोल्ड का मतलब आप सभी को पता होगा कि कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, यानी कि ठंडा मछली। इसका तो ऐसे मीनिंग निकाले तो एक ठंडा मछली आता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा अनफ्रेंडली या फिर कह सकते हैं इमोशनलेस। चलिए अब इसको हम रिलेट करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ठंडा, और ये क्या है हमारे पास? मछली, यानी कि ठंडा मछली। अब एक बात बताइए, ठंडा में लोगों को कोई क्या बोलते हैं, कुछ फीलिंग्स ही नहीं होता है। ठीक है, ठंडा जिसमें मछली हो गया, मछली के पास कोई फीलिंग्स है? नहीं है। और ठंडा मछली के पास तो और फीलिंग्स नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ठंडा मछली क्या है? ठंडा है। और ठंडा मछली के पास कोई क्या होता है? फीलिंग्स नहीं होता है। मछली के पास फीलिंग्स नहीं होता है क्योंकि अनफ्रेंडली कह सकते हैं, क्योंकि मछली हम लोगों से दूर रहती है। ठीक है, हमसे अनफ्रेंडली है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कोल्ड फिश यानी कि ठंडा मछली। मछली के बाद क्या नहीं होता है? इमोशन नहीं होता है, इमोशन लेस होता है। ठीक है, उसके अनफ्रेंडली होता है, यानी कि हम लोगों से वो अलग है। वो पानी में रहते हैं, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं। ठीक, ककू इन द नेस्ट। देखिए, ककू का मतलब होता है कोयल। ठीक है, ककू का मतलब होता है कोयल। इन द नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो ककू का मतलब कोयल, नेस्ट, इससे क्या पता चलता है? ककू इन द नेस्ट, एक घोंसले में कौवा चला गया, यानी कि वो उसका गया। एक घोंसले में क्या चला गया? कौवा चला गया। इसका कोयल चला गया। तो कोयल जो गया है किसके नेस्ट में गया होगा? गया किसके नेस्ट में? नेस्ट में दूसरे के नेस्ट में जा कर के, यानी कि ककू इन द कोयल, नेस्ट में गया। कोयल कहाँ पे गया? नेस्ट में गया। किसके नेस्ट में? घोंसला में। दूसरों के घोंसला में जा कर के। कहाँ गया? दूसरे के घोंसला में गया था। कहाँ? तो उसी को कहते हैं अनवेलकम ट्रेडर, यानी कि जिसका घोंसला था उन्होंने तो उसे कोयला को तो बुलाया नहीं था कि आओ भाई मेरे घोंसले में रहो। नहीं, ये ज़बरदस्ती वहाँ पे गया, अंडा दिया, बच्चे पैदा किया। अब जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, जो जिनका घोंसला है उनको फेंक देंगे। बस यही इसे यहाँ से निकला है द वेलकम इंट्रेडर। याद रखिएगा, इंट्रेडर ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि साइन और एंटोनिम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है किसी में ज़बरदस्ती तरीके से किसी के अंदर एंट्री कर जाना। ठीक है, ज़बरदस्ती एंट्री कर देना, फोर्सफुली क्या करते हैं हम? किसी के बिना परमिशन का, विदाउट परमिशन किसी के ऑफिस में या फिर कहीं भी एंट्री कर जाते हैं, उसको इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ कट एवब समथिंग। अब एक बात बताइए, अ कट एवब समथिंग, कट एवब समथिंग क्या होता है? अ कट एवब समथिंग, आपको पता होगा कि कट का मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, कुछ काटना। और एवब का मतलब होता है ऊंचा। क्या? ऊंचा। इसका क्या मतलब? ऊंचा। तो कट एवब। अब एक बात बताइए, कट एवब समथिंग, किसी चीज़ को ऊपर से काट देना। किसी चीज़ को ऊपर से काट देना, इसका मतलब क्या है? कि आप बहुत बेहतर हैं। आप इसको एक और रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के हो जाने के बाद उसका एक कट ऑफ आता है। क्या होता है? कट ऑफ। जो स्टूडेंट्स कट ऑफ को क्या कहते हैं? क्वालिफाई करता है, कट ऑफ के ऊपर होता है या फिर कट ऑफ के पास होता है, कट ऑफ के पास, तो वो नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उससे बेहतर है क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया। तो नीचे वाले से तो बेहतर होंगे, जो कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं, जो कटअप पार नहीं कर पाए हैं उनसे तो ये बेहतर है जो कटअप पार कर गया। इसका मतलब तो बेहतर होना। ठीक, कटअप क्लियर कर जाना, यानी कि दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होना। इसका मतलब सेम वही है, कट एबव समथिंग। कट से याद रखिएगा, कट एबव का मतलब होता है ऊपर से कट लगाना, ऊपर से कट लगाना। जैसे कि रैंक बनता है। ठीक है, जैसे कि आप परसेंटाइल देखते हो। परसेंटाइल मतलब मान लीजिए अगर 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है? 90 परसेंटाइल का मतलब होता है कि टॉप टॉप 10% में आप हैं।
आपका अगर 90 परसेंटाइल नंबर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आप टॉप 10% में, यानी कि आप 90% स्टूडेंट से ऊपर हैं, आप 90% स्टूडेंट से ऊपर हैं, इसका मतलब ये है। तो अब बताइए ये क्या हो गया 90% आप, ये कट एबव हो जाएगा। मान लीजिए कोई रैंक होता है 1 2 3 4, मान लीजिए कोई वैकेंसी हमारे पास 500 है, 500 वैकेंसी है और बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, तो वो क्या करेगा, वैकेंसी तो 500 ही भरना है। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट दिया, 1000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो ऊपर से जितने भी 500 स्टूडेंट है, 501 500 हो जाएगा, 449 हो जाएगा, ऐसे करके 500 तक जहाँ पे आ जाएगा तो यही हो जाएगा हमारे पास कट ऑफ लाइन, कट एबव, और उसके बाद नीचे वाला स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। कट एबव यानी कि ऊपर से कट लगा देना, ऊपर से कट लगा देना, इसका मतलब है आप एक बेहतर इंसान हैं। ठीक है, आप बेहतर, कट ऑफ पार देना यानी कि बेहतर हो जाना, सुपीरियर टू। याद रखिएगा कभी भी ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाएगा कि जैसे कि किसी भी वर्ड्स के अंत में आई ओ आर है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी है, लेकिन याद रखिएगा सुपीरियर टू के साथ हमेशा टू लगता है, टू प्रेपोजिशन लगता है, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव कंपैरिजन करने का काम करता है। और डैम्प स्क्वाब, ठीक है, और डैम्प स्क्वाब का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं स्क्वाब, स्क्वाब का मतलब होता है पटाखा, पटाखा क्या होता है, पटाखा होता है। और डैम्प का मतलब होता है गीला, भीगा हुआ, कह सकते हैं गीला हुआ। डैम्प मतलब बेकार, गीला भीगा हुआ है। डैम्प मतलब डंप कर देता है कुछ भी, यानी कि ख़राब सामान को लोग क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसी से रिलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्वाब का मतलब पटाखा। आपने शादी हो या फिर कुछ भी हो, दिवाली हो, आप क्या करते हैं, पटाखा मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। जब पटाखा आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो ये सोच करके लाते हैं कि चलो आज बहुत इंजॉय करेंगे, पटाखा छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम इंजॉय करेंगे, रॉकेट छोड़ेंगे, एकदम मज़ा आने वाला है, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह याद देखा डैम स्क्वाब, यानी कि आप तो सोच के लाए थे कि पटाखा हम छोड़ेंगे, लेकिन वो क्या काम करता है, डैम्प फटाका दे दिया, यानी कि फटाका जो ख़राब दे दिया। डैम्प जो उसको फेंकने वाला था वो बेच करके, बेचने की जगह, फेंकने की जगह पे वो मुझे बेच दिया, पैसा भी गया और फटाका। इसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, यानी कि आपने पटाखा में आग लगाया लेकिन पटाखा जो होता है फुसफुसा के रह गया, वो पटाखा छूटा ही नहीं, आवाज़ ही नहीं किया। इसका मतलब आप सबके सामने, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सबके सामने आपका डिसअपॉइंटिंग हो गया, यानी कि आपका बेइज्जती हो गया। ठीक है, उसी को रिलेट कर सकते हैं। और निराशाजनक परिणाम, हमने क्या सोच के आया था, और डैम्प स्क्वाब, सीधी सी बात रही, डैम्प स्क्वाब यानी कि गीला हुआ पटाखा, यानी कि बेकार पटाखा, ख़राब पटाखा, जो कि मैंने छोड़ा किसी के सामने, बहुत लोग थे, दिवाली में मैंने छोड़ा, आसपास के लोग देखने लगे, पड़ोसी लोग देखने लगे, सड़ा हुआ फटाका ले आया, और पड़ोसी लोग का एकदम बुम बुम आवाज़ करके फूट रहा है, बताओ क्या बीत रहा होगा तुम पे। देखिए, तो अभी देखिए 26, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अ डैमसेल, डैमसेल का मतलब आपको पता है, कितना लोगों को तो यही नहीं पता होगा। तो इस डैमसेल का मतलब होता है नारी, कह सकते हैं अविवाहित लड़की। क्या होता है, अविवाहित लड़की कह सकते हैं इसको, क्या, अविवाहित लड़की, अविवाहित लड़की। डैमसेल का मतलब होता है अविवाहित लड़की। आपको पता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये सर डिस्ट्रेस का मतलब हमको पता है कि परेशानी। डिस्ट्रेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सोचता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी, परेशानी। अब देखिए डिसमैन इन डिस्ट्रेस, यानी कि कोई अविवाहित लड़की है जो कि परेशानी में है, कोई अविवाहित लड़की है जो कि परेशानी में है। ये अक्सर कहाँ पे होता है पता है, जैसे कि आप 90s की फिल्मों में देखोगे, अभी भी कुछ कुछ फिल्म्स में होते हैं, जैसे कि कोई लड़की जो अविवाहित होती है, एक हीरोइन होता है, एक हीरो होता है। कभी भी अगर हीरोइन क्या होता है, अगर मुसीबत में होता है, क्या मुसीबत में होता है, तो कोई कहता है कि, लड़की को कहता है कि बुलाओ, किसे बुलाओ, हीरो को बुलाओ, हीरो आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, हीरो आ जाता है, यानी कि वो अबला नारी है, अकेले है, उसके पास बहुत परेशानी में है, बहुत चार गुंडा उसको घेर रखा होता है, और हीरो आता है, उसे बचा लेता है। ठीक है, उसे बचा लेता है। ठीक वही उसी से रिलेट करके ये आया है। देखिए अ हेल्पलेस वुमेन, यानी कि अ हेल्पलेस वुमेन, हीरो कब जाएगा बचाने, जब लड़की अकेले होगी। ठीक है, और ख़ासकर वो अविवाहित होगी। ठीक है, अ हेल्पलेस वुमेन, अबला नारी। ठीक है, मुसीबत में जो नारी होती है उसे अबला नारी कहते हैं। चलिए अ डार्क हॉर्स, चलिए अ डार्क हॉर्स क्या होता है, अ डार्क हॉर्स यानी कि अगर इसका मीनिंग देखें तो काला, डार्क का मतलब अंधेरा, काला, और काला हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, काला घोड़ा। ये क्या होता है, आपने रेसिंग देखे होंगे, घोड़ा वाला जो रेसिंग होता है, ठीक है, उसी से इसे रिलेट किया गया। देखिए उसमें वेट लगता है, बहुत सारे घोड़ा दौड़ते हैं, वेट लगता है कि हाँ ये नंबर घोड़ा
तेज दौड़ेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, फलना चिलना। लेकिन किसी लोग को ये एक्सपेक्ट नहीं होता है जिस पे कोई वेट नहीं लगाता है, ठीक है। किसी को लगता ही नहीं है कि ये घोड़ा भी जीत सकता है, फलाना नाम का घोड़ा है, ये जीतेगा, नहीं, किसी को नहीं लगता है। लेकिन अंत में क्या होता है, जब रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जब पता चलता है कि वही घोड़ा जो किसी को नहीं लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन वही जीत गया, इसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि अप्रत्याशित जीत। उसको पता नहीं, किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक से वो बहुत जीत गया, विजेता बन चुका है। इसी को कहते हैं डार्क हॉर्स। तो वो घोड़ा कैसा हो गया, डार्क हॉर्स हो गया। अपना रियल लाइफ खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ का कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप दिखा रहे हैं, सामने वाले को दिखा रहे हैं, कोई सब आपको मजाक उड़ा रहा है, फैमिली हो, पड़ोसी हो, या फिर कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, सब मजाक उड़ाते हैं, तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अब एक बात बताइए, तो सबको तो लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए आप अगर कर लिए, सबका होगा, डोंट वरी, पढ़ाई कीजिए बस अच्छे से। क्या अब मान लीजिए आप निकल गए, क्वालिफाई कर गए, एकदम जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ऑफिसर बन गए एकदम, और उसके बाद बताइए, तो आप खुद हो जाएंगे क्या, डार्क हॉर्स। आप खुद क्या बन जाएंगे, डार्क हॉर्स। इसलिए लाइफ में हमेशा क्या बनो, डार्क हॉर्स बनो। क्या बनो, डार्क हॉर्स बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब अप्रत्याशित विजेता होता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर हो जाता है। आगे देखते हैं। अ डेड लेटर। अ डेड लेटर का मतलब क्या होता है बताइए। अ डेड लेटर का मतलब, आपको डेड लेटर का मतलब बताइए। देखिए, डेड लेटर का मतलब होता है, डेड का मतलब तो पता होगा सबको। डेड का मतलब होता है मर जाना, डाइड कर जाना, मृत्यु हो जाना, ठीक है। मर जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, एबॉलिश हो जाना। अब यहाँ पे देखते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है कानून। क्या होता है, कानून, यानी कि नियम कह सकते हैं, नियम। नियम का, तो लेटर का मतलब नियम, इसका मतलब आपको पता होगा, नियम। याद रखिएगा आप, ये आप नोट कर भी सकते हैं, जैसे हम तो प्रिंटेबल पीडीएफ दे देते हैं, लेकिन आपके पास अगर बुक है ना, तो जैसे कि मैं इसका रूट वर्ड, इसका हिंदी बताते हैं ना, कभी कभी इसका हिंदी बताते हैं, इसका रूट वर्ड बताते हैं, बस इसी के जस्ट बगल में या फिर एक कॉपी बना करके क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे करके लिख करके आप उसका बस शॉर्ट जो रिलेट करने के लिए जो मेन वर्ड होता है उसको आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिविजन करने में आसानी हो। तो देखिए, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मतलब एबॉलिश, खत्म किया गया। और नियम का मतलब एक ऐसा कानून, यानी कि एक ऐसा कानून, अ लॉ दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा लंबा यूज नहीं होता है, ठीक है। जो मान लिया आज कानून आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन ख़त्म, ठीक है। जैसे कि आप प्रॉपर कर सकते हैं। हाँ चलिए, आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। मान लीजिए आपने आज एक नियम बनाया, आपने आज क्या किया कि एक रूटीन बनाया पढ़ने के लिए, कि हाँ आज से मैं कसम खाते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैं इस नियम को, इस टाइम को ये पढ़ेंगे, इस टाइम को ये, प्रॉपर नियम होता है, ये लॉ ही कह सकते हैं इसको। तो प्रॉपर नियम बनाते हैं, लेकिन ये एक दो दिन, एक चलता है, एक दिन चलेगा, फिर दूसरा दिन चलेगा, जो तीसरा दिन चलेगा, और फिर पता चला कि गायब। यानी कि इसी को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अ डेड लेटर। इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो अ डेड लेटर कर रहे हैं। क्या, यानी कि आप उल्लंघन, एक ऐसा नियम बना रहे हैं जो आप ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, अ डेड लेटर डे, ठीक। अब यहाँ पे आता है अ डेड लूज। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है, बताइए, लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्या, नुकसान हो जाता है। और डेड यानी कि एक ऐसा नुकसान जो पूरी तरह से बेकार हो चुका है, पूरी तरह से नुकसान तो हुआ है, लेकिन डेड नुकसान यानी कि पूरी, मतलब नीचे लेवल का। एक होता है लॉस हो गया, चलो 2-4-5 रुपये का लॉस हो गया, नहीं, लेकिन पूरी तरह से लॉस हो जाना। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के मान लीजिए आप 1 लाख 2 रुपया उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब मतलब थोड़ा लॉस हो जाता है, चलिए वो 1 लाख का बिजनेस है, उसमें से 10,000 20,000 का लॉस हो गया, तो चलिए हाँ लॉस हो जाता है। लेकिन डेड लॉस का मतलब होता है आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट किए और 1.5 लाख रुपये का आपका 1.5 लाख का तो नहीं हो सकता है, 1 लाख के 1 लाख अब क्या हो गया, डूब गया। क्या, इसी को कहते हैं अ डेड लॉस। पूरी तरह से बेकार हो जाना। अ कंप्लीट यूजलेस यानी कि बेकार व्यक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, बेकार व्यक्ति को कह सकते हैं, ठीक है। बेकार व्यक्ति कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है, पूरी तरह से बेकार है। और डेड लूज कह सकते हैं अब बेकार व्यक्ति, ना पढ़ता है, ना लिखता है, कुछ भी नहीं करता है और इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। कंप्लीट यूजलेस, बहुत ही टोटली बेकार, यूजलेस हो जाता है। और डेड लॉस यानी कि यूजलेस, बेकार व्यक्ति हमेशा
लॉस में होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, और डायमंड इन द रफ। अब एक बात बताइए, डायमंड के बारे में तो आपको सबको पता होगा कि कोयला से निकलता है। किसे? कोयले से, यानी कि बहुत कोयला जो कि काला होता है, ठीक है, उसके अंदर से मतलब डायमंड निकलता है। और जब वो डायमंड निकलता है तो वो प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। क्या होता है? गंदा होता है। कहाँ से? कोयला से निकलता है। तो रफ़ का मतलब है घिसना। क्या करते हैं? घिसना। जब हम उस रफ़ को खींचते हैं प्रॉपर तरीके से, जो हमारा ओरिजिनल डायमंड होता है वो तो गंदा होता है, लेकिन उसकी चमक उसके अंदर छुपी होती है। तो उसकी चमक को बाहर निकालने के लिए, उसकी पॉजिटिविटी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ट्रेंड करते हैं। कहने का मतलब ट्रेंड करते हैं, इसका मतलब उसको रफ़ करते हैं, उसको घिसते हैं ताकि उसका लाइट बाहर आ सके, उसके पास जो टैलेंट है वो क्या हो सके? बाहर आ सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कैसा है, जो व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या है? टैलेंट है, लेकिन उसको अपने टैलेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करे, या फिर वो एक ऐसा बंदा मिल जाए जो उसके टैलेंट को पहचान सके और उसको टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, उसके टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए वो एक प्रेरित करे, तो क्या होता है? वो जो बंदा है डायमंड इन द रफ हो जाता है। वो जो बंदा होता है डायमंड इन द रफ। मान लीजिए आपने जैसे कभी कभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एक किसी बंदा था, उसके पास बहुत कुछ भी नहीं था, वीडियो डालने से पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसके पास कुछ टैलेंट होता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में जाता है जिस सिचुएशन में वो टैलेंट बाहर निकल के आता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है, और वो वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि वो सक्सेस हो जाता है। वो स्थिति जो हो जाता है ना, वो क्या होता है? डायमंड इन द रफ। तो वो जो व्यक्ति था खुद के अंदर डायमंड छुपा के रखा था। इसका मतलब ये होता है, और डायमंड इन द रफ यानी कि डायमंड को रफ़ करने के बाद, घिसने के बाद उसकी चमक बाहर आती है। यानी कि किसी भी पर्सन को टैलेंट बट अनपॉलिश्ड पर्सन होता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, लेकिन उसको पॉलिश लगाने के लिए कोई होता नहीं है, उसको पहचानने में उसको थोड़ा सा देर हो जाता है। उसी को कहते हैं कोरा हीरा या फिर कच्चा हीरा, ठीक है। और डाइम और डजन। देखिए डाइम का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पैसा। डाइम को रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा रुपया। और डज़न का मतलब 12 होता है। डज़न, एक दर्जन में 12 केले ऐसे बिकते हैं, ठीक है। एक दर्जन में कुछ भी हो तो एक दर्जन मतलब 12। और डाइम का मतलब तो छोटा सा पैसा, लिख लीजिएगा। डाइम का मतलब छोटा सा पैसा कह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मात्रा, थोड़ा सा अमाउंट, यानी कि लिटिल अमाउंट, ठीक है। जैसे कि अब देखिए डाइम थोड़ा सा। अब एक बात बताइए, आपने 1 रुपया लेके गए, आपको 12 केले कोई दे दे, आप 1 रुपया में 12 केले लेके आ, तो आप सोचो उस केले का क्वालिटी क्या होगी। जो आपको 1 रुपये में मिल चुका है, उस केले की क्वालिटी बेहद ही घटिया होगी, यानी कि बहुत ही ख़राब क्वालिटी का केला है, तभी तो आपको 1 रुपये में मिल गया। लेकिन आप अगर प्रॉपर एकदम अच्छा, प्रॉपर जो एकदम बढ़िया केला है, आप उसको लेके जाओगे 1 रुपया में, कोई नहीं देगा। इसी से रिलेट करेंगे। और डाइम इन यानी कि थोड़े पैसे में आपको 12 केले मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहद ही चीप है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा घटिया है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी कि एक ऐसा जो बहुत आम होता है, जो हर जगह मिल जाता है और बहुत कौड़ी के भाव में जो बिकते हैं, उसी को कहते हैं अ डाइम इन अ डज़न। यानी कि थोड़े से पैसे में 12 केले मिल गए। अरे घटिया क्वालिटी का केला होगा, ठीक है, चीप होगा। आइए, और डॉग्स ब्रेकफास्ट। आपने कभी डॉग को खाते हुए देखा है? कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉग को खाते हुए देखा है? सब ने देखा होगा, ठीक है। तो सब ने देखा हो, जब कुत्ते डॉग्स लोग जब खाते हैं तो वो क्या काम करते हैं? खाते तो हैं लेकिन चारों तरफ फैला देते हैं, यानी कि क्या करते हैं? अव्यवस्था कर दे, अपने कुछ पत्ते पे दो या फिर कटोरी में कुछ खाने को दो, और वो जो खाता है ना उसको छींट देता है चारों तरफ। क्या कर देता है? छींट देता है, यानी कि क्या करता है? छींट देता है। और उसी तरह यार देखिए डॉग्स, यानी कि ब्रेकफास्ट जब कुत्ते खाते हैं तो क्या कर देते हैं? अव्यवस्था कर देते हैं। अब जो व्यवस्था करके देते हैं वो टोटल मिस का मतलब होता है अव्यवस्था कर देना, इरेगुलरिटी कर देना, या फिर कह सकते हैं गड़बड़ झाला कर देना, गड़बड़ घोटाला कर देना। प्रॉपर तरीके से आप उसको क्या करते हैं? अरेंज करके देते हैं, लेकिन वो क्या कर देता है? पूरी तरह बिखेर देता है, ठीक है। आइए, और डॉग्स लाइफ। आप कुत्ते की ज़िंदगी देखें कैसा होता है। ना उसको ढंग से खाना मिलता है, बस भर दिन इधर से उधर भटकते रहते हैं। कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी उस पे भौंको तो कभी उस पे भौंको, ठीक है। कभी कोई चला गया, कोई तेज़ गाड़ी लेके आया, उस पे भौंक दो। यानी कुत्ते का ज़िंदगी ऐसा होता है जैसे कि आप बेकार ज़िंदगी, माइजरेबल कंडीशन जिसको कह सकते हैं। माइजरेबल कंडीशन यानी कि बहुत ही घटिया ज़िंदगी होता है, यानी कि दुख भरी ज़िंदगी। कुत्तों की ज़िंदगी कैसी होती है? दुख भरी होती है। क्यों दुख भरी क्यों होता है? क्योंकि वो इधर उधर भटकते रहता है, उससे कोई मार दिया, कोई उधर से कोई गया ढेला मार के चल दिया, ठीक है। किसी के दूरा पे जाएगा तो उसको वो भगा देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 33 तक हो गया, हम अब आगे चलते हैं, 34 से चलेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए।
ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना। अब इसके आगे चलते हैं। ओके, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए 34 नंबर, अ ड्रॉप इन द बकेट या फिर ओशन। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब पता होगा कि एक डब्बा होता है जिसके अंदर एक दाबने के बाद एक ड्रॉप छोटा सा बूंद निकलता है। क्या निकलता है? बूंद निकलता है। यानी कि आपने क्या किया, एक ड्रॉप एक बड़ा सा बाल्टी में, एक बड़ा सा बाल्टी है, बड़ा सा बाल्टी हो या फिर ओशन यानी कि महासागर हो, ठीक है, महासागर हो, आप महासागर में जाके एक बूंद ड्रॉप डाल दिए, क्या महासागर में कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में आपने एक बूंद डाल दिया, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इसका मतलब ये होता है कि यानी कि क्या होता है, अ बकेट इन द ओशन, यानी कि एक बड़े से पार्ट में आप एक बूंद डाल दिए, इसका मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि आप बड़े सा ड्राम है, बड़े सा बाल्टी है और उसमें एक बूंद डाल दी, यानी कि बहुत ही छोटा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपया मांगा और बोल रहा है कि नहीं भाई 10 रुपया हो सकता है, अब बताओ। तो 10,000 के सामने ये 10 रुपया क्या है? एकदम छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, आप क्या करोगे? रख अपने पास, नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि बहुत ही कम। अ ड्रॉप, एक बाल्टी में एक छोटा सा ड्रॉप, बाल्टी की तुलना में छोटा, बाल्टी में रखा पानी और छोटा सा ड्रॉप, आप जो ड्रॉप रख रहे हैं इसकी तुलना में ये क्या है? बहुत ही छोटा है। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा। अ ड्राई रन, अ ड्राई रन, अ ड्राई रन का मतलब क्या होता है? अ ड्राई रन, अ ड्राई रन का मतलब क्या होता है? अ ड्राई रन, जैसे कि रिहर्सल करना या फिर पूर्वाभ्यास करना। जैसे कि मान लीजिए आपने, चलिए रियल एग्ज़ाम लेते हैं। आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक, आपको एग्ज़ाम बैठने से पहले हर टीचर, हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट या फिर कोई भी हो, वो एक चीज़ गाइडेंस ज़रूर देता है। क्या देता है? कि हाँ भाई मॉक टेस्ट जाके देना। जो मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट जो हमारा काम करता है और ड्राई रन की तरह काम करता है। यानी कि हम प्रॉपर एग्ज़ाम्स में, यानी कि रियलिटी में एग्ज़ाम में जो बैठते हैं तो उससे पहले हम मॉक टेस्ट के ज़रिए क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं। क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं। तो उसी रिहर्सल को क्या कहते हैं हम? एग्ज़ाम से पहले जो मॉक टेस्ट देना, उसी मॉक टेस्ट देने को क्या कहते हैं? और ड्राई रन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ड्राई रन से इसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रिहर्सल, कोई दिक्कत है नहीं। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका क्या मतलब होता है? अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, देखिए यहाँ फाइन का मतलब होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा अनप्लीजेंट। यहाँ पे तो पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि फाइन, फाइन का यहाँ पे यूज किया गया स्कार्स, क्या कहते हैं इसको? निगेटिव वे में। इसका क्या बोलते हैं? इसको निगेटिव वे में, इसका जैसे कि इसका सरकाज़्म के तौर, किसमें? सरकाज़्म का यूज़ किया गया यहाँ पे। क्या? सरकाज़्म, सरकाज़्म की तरह इसको यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब होता है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जो क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे लिए क्या है? अनप्लेजेंट। ये बहुत ही आसान वर्ड है, इस पर ऐसे भी ट्रिक बनता नहीं है, मतलब फिर भी आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन यानी कि बेकार सिचुएशन, हमारे हमारे फेवर में नहीं है। अनफेवरेबल सिचुएशन भी इसको कहते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अनफेवरेबल सिचुएशन। अ फायर इन द समवंस बेली, यानी कि बेली का मतलब होता है पेट। जब कोई 2 दिन से भूखा होता है क्या करता है? अ फायर्स इन द बेली, अ फायर्स इन समवंस बेली, यानी कि उसके पेट में आग लग जाना, यानी कि पेट में आग लगना। जब भूख लगता है तो पेट में क्या लगता है? आग लगता है, यानी कि आग लग जाता है। यहाँ पे बोला है एनर्जेटिक एंड एंथुसिज्म, जोश से भरा हुआ। जैसे कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जब कोई शुरू में जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है स्टूडेंट, वो नया फ्रेशर स्टूडेंट जिसे कहते हैं, तो क्या होता है ना, शुरू में जो स्टूडेंट होता है वो एनर्जी से भरा होता है,
वो किससे भरा होता है? उसके अंदर एक आग होती है। क्या होती है? उसके अंदर एक आग होती है कि नहीं, अब मैं इस प्रिपरेशन को कर रहा हूँ, इसका मतलब है एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 10 दिन चलता है, 20 दिन चलता है, 2 दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1-2 महीना के बाद वो क्या होता है, फिर वो स्लो डाउन होते जाता है, स्लो डाउन होते जाता है, ठीक है। यही कारण है ना सिलेक्शन होने का, ठीक है। अ फायर इन समवंस बेली, अ फायर इन समवंस बेली, इसका मतलब होता है पेट में आग जलना, यानी कि पेट में, यानी कि आपके अंदर आग जल रही है, पेट के अंदर आग, यानी कि मुझे कुछ पाने की इच्छा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, ठीक है। यानी कि एनर्जी एंड एंथुसियास्टिक, ठीक है, जोश से भरा हुआ, उसके अंदर बहुत जोश भरा हुआ है, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अब एक बात बताइए, जब आप मछली को क्या करते हैं, पानी से बाहर निकाल के ज़मीन पे रख देते हैं, तो मछली क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, वो बहुत छटपटाने लगेगा। किस लिए? क्योंकि उसे पानी में रहना पसंद है, ठीक है। वो ज़मीन पे नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जब हम मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा अ फ्लाई इन द वॉल, अ फ्लाई इन द वॉल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ फ्लाई ऑन द वॉल। यहाँ पे देखिए, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, और फ्लाई, मान लीजिए आप लोग कमरे में बैठ कर के एक सीक्रेट बात कर रहे होंगे, ठीक है, सीक्रेट बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके जो जिस रूम में आप सीक्रेटली बात कर रहे हैं उसमें आपके मक्खी भी होगा, मच्छर भी होगा, बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो कि आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, मुझे सिक्योरिटी तो है लेकिन कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। दीवार पे मक्खी उड़ रहा होता है, आपके कान के पास मच्छर उड़ रहा होता है, वो सब सुन रहा होता है। यानी कि इसका मतलब होता है वाल पर बैठा मक्खी, फ्लाई मतलब मक्खी, वाल पे बैठा मक्खी, वाल पे बैठा मट्टी, सॉरी, वाल पे बैठा मक्खी सब कुछ सुन रहा है और सब कुछ देख भी रहा है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, अनपर्सिव्ड ऑब्जर्वर। अनपर्सिव्ड ऑब्जर्वर का मतलब होता है चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को चोरी, आप कुछ सीक्रेटली बात कर रहे हैं और दीवार में कान लगा कर कैसे सुन रहा है, इसको कह सकते हैं अ फ्लाई ऑन द वॉल, उसे मक्खी से रिलेट कर सकते हैं। अ फुल्स पैराडाइज, इसको याद करने के लिए फुल्स का मतलब होता है मूर्ख और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग क्या होता है पता है आपको? देखिए, मूर्ख लोग जो होता है वो सोचेगा कि उसको रियल लाइफ और रियलिटी से कुछ मतलब नहीं होता, बस अपने माइंड में क्या करता है, अपने माइंड में एक ख्वाब बना लेता है कि नहीं, वो मुझे उसी तरह से जीना है, जो कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे उसी को कह सकते हैं अ फुल्स पैराडाइज, यानी कि हवाई महल, यानी कि रियल लाइफ से दूर, हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, उसके पास कोई एक प्रॉपर रीज़न नहीं है, रियलिटी में कोई रीज़न नहीं है, क्या कहते हैं, खुश होने के लिए, फिर भी वो फालतू का खुश होते रहता है, ठीक है। उसी को कहते हैं अ फुल्स पैराडाइज, अ फुल्स पैराडाइज, अ फुल्स पैराडाइज, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अ जेंटलमैन, अ जेंटलमैन एट लार्ज, याद रखिएगा ये जो एट लार्ज होता है ना, इसका मतलब होता है, एट लार्ज का मतलब होता है, एट लार्ज का मतलब होता है अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब, यानी कि बेरोजगार व्यक्ति। एट लार्ज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घूमने वाला हो, यानी कि घूमने वाला व्यक्ति, घूमने वाला व्यक्ति, इसका मतलब होता है घूमने वाला व्यक्ति। एट लार्ज एक जेंटलमैन है, जो कि एक सभ्य व्यक्ति है। क्या है? सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति है, जो कि बहुत घूमने वाला व्यक्ति होता है। आप एक बात बताओ, आप जिसके पास काम नहीं होगा, जो कुछ काम नहीं करता होगा, तो वो क्या करेगा? वो होता है, वो इधर उधर घूमते रहता है, टाइम पास करते रहता है, वो बेरोजगार व्यक्ति होता है। क्या होता है? बेरोजगार व्यक्ति होता है। उसी को कह सकते हैं अ जेंटलमैन, एक ऐसा व्यक्ति जो घूमते फिरते रहता है, जो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, घूमते फिरते रहता है, उसे कहते हैं अ मैन एंड विदाउट अ जॉब, बेरोजगार व्यक्ति, घूमने वाला व्यक्ति। अ फ्लाइंग विजिट, आप एक बात बताइए, आज आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपके पास क्या क्या साधन है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कार से जा सकते हैं। किससे? आप कार से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस से जा सकते हैं, ओके। अब पहले बस ले लेते हैं, ठीक है। बस से जा सकते हैं, उसके बाद आप कार से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेन से जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, जैसे फ्लाइट से जाइए, क्या जिसे फ्लाइट से जाइए, फ्लाइट से जाइए। अब एक बात बताइए, जो दूरी आप बस से ट्रैवल करेंगे ना, तो वो मान लीजिए आपके पास दूरी यहाँ से यहाँ तक है, इसको ट्रैवल करने में अगर हमें 4 घंटा लगता है, ठीक है,
4 घंटा लगता है, ठीक है। और मान लीजिए एक कार है, तो इस कार को जब बस को 4 घंटा, आपको पता है कि बस जो होता है तो एक स्टैंड में रुकते रुकते जाता है, इसलिए उसके पास ज़्यादा टाइम ले लेता है। चलिए, और कार की बात करते हैं। अपना कार है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप दबाओ 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 150 किलोमीटर प्रति, तो चलो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन भी स्टॉपेट होते हुए जाता है, स्टॉपेट होते जाता है, ट्रेन भी रुकते रुकते जाता है। तो इसके लिए मान लेते रुकते तो जाता है लेकिन स्पीड भी चलता है, तो मान लेते ये 2.5 घंटा में आपको पहुंचा देता है या फिर 3 घंटा में पहुंचा देता है, ठीक है। अब मान लीजिए, और फ्लाइट की बात करते हैं, तो फ्लाइट कितने दिन में पहुंचा देगा आपको, क्योंकि एरियल हम हवा से जाते हैं, ना कोई ट्रैफिक ना कुछ। इसका मतलब है ये 4 घंटे की दूरी मुझे 30 मिनट में ही पहुंचा देगा, 15 मिनट में ही पहुंचा देगा। इसका मतलब ये है फ्लाइंग विजिट मतलब कहीं जाना, और फ्लाइंग मतलब उड़ के जाना। उड़ के जाने का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, क्योंकि हमें बहुत ही छोटा डिस्टेंस पड़ता है एरियल व्यू में, कह सकते हैं। समझ में आ गया, शॉर्ट डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। गोल्डन यानी कि एक गोल्डन जैसा बॉय है, क्या है, गोल्डन बॉय है। इसका मतलब गोल्डन बॉय का क्या मतलब होता है कि बेस्ट। गोल्डन का मतलब होता है बेस्ट लड़का है, सोने की तरह लड़का, यानी कि बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, गोल्डन। और मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, यानी कि एक ऐसा बंदा जो बेस्ट रास्ता को खोजता है। क्या, मीन का मतलब माध्यम और बेस्ट का मतलब बेस्ट रास्ता। और मिडिल कोर्स ऑफ 2 एक्सट्रीम्स, मान लीजिए 2 चीज़ों के बीच वो फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि इधर जाए या फिर इधर जाए, ये भी हमें बुला रहा है। देखिए, आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं, इधर जाएंगे तो इसको ये नाराज़ हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, और दोनों को हम सपोर्ट करते हैं, दोनों हमारा बचपन का दोस्त है। तो आप क्या करेंगे, भाई तुम दोनों समेट लो, हम तो चले सीधा, ठीक, तुम दोनों अपना देख लो, हम चले सीधा। जब देख लेगा तो फिर दोनों मेरे पास आ जाना बात करने के लिए, ठीक है। तो वही होगा और गोल्डन मीन, यानी कि बीच का रास्ता निकालने के लिए। अ गुड सैमरिटन, ये जो हमारे पास बाइबल से वर्ड आया है, किससे आया है, बाइबल से ये वर्ड आया है, किससे, बाइबल से वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है हेल्पफुल पर्सन। जो हर व्यक्ति जो होता है, मददगार व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, जो एक मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा था बाइक से, ठीक है, बाइक से किसी कारणवश वो क्या होता है, गिर जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन वो क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। जब वो गिर जाता है तो आपने क्या किया, आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो गिर गया, इसे चोट लगी है। चलिए उठ के क्या करते, आपने गए गाड़ी उठा दिया, उन्हें उठा दिया, पूछ लिया कि आप ठीक हैं, कि आपके पास दवाई की ज़रूरत है, चलिए डॉक्टर के पास पहुँचा देते हैं। तो आप क्या कहलाएंगे उस वक्त, उस सिचुएशन में आप कहलाएंगे गुड सैमरिटन, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला। गुड का मतलब होता है अच्छा, और सैमरिटन का मतलब होता है पर्सन, यानी कि अच्छा आदमी वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, देखिए ये बहुत सिंपल, जैसे कि गांव का जब लड़का ना, गांव में पता है कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्या काम करेगा, बाइक चलाएगा, एकदम ले दनादन, एक्सीलेटर ले लेगा, कुछ किसी चीज़ का कोई टेंशन ना, ट्रैफिक का टेंशन ना, पुलिस का टेंशन, एकदम उड़ाते जाओ। लेकिन वही लड़का जब बड़े बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ जहाँ पे नियम लगे होते हैं, ट्रैफिक जल रहा है, रेड जल रहा है, तो आप नहीं जा सकते, ग्रीन जलेगा तभी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि और ग्रीन हॉर्न। अब एक बात बताइए, ग्रीन का मतलब क्या होता है, नया, और इसका मतलब होता है हॉर्न। हॉर्न का मतलब बजाना। नया जो ड्राइवर होता है वो हॉर्न बहुत बजाता है, क्या करता है, हॉर्न बहुत बजाता है। एक लड़का गया गांव से, ट्रैफिक में बहुत बड़े, मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ऐसे बड़े शहर में गए, यहाँ पर ट्रैफिक रूल पे गया, गाड़ी लगाया, और इसको पता नहीं था कि नियम क्या है, और बार बार सीटी बजा रहा है, बार क्या कर रहा है, सीटी बजा रहा है, बार सीटी बजा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है, जिसे बाइक चलाना अभी सीख रहा है, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो किसके पास अभी बाइक मिला है, यानी कि उस शहर में वो नया है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी नौसिखिया जिसको कह सकते हैं, नया व्यक्ति। मेरे ख्याल से आप सभी को 1 से लेकर के 45 तक एडियम्स में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रॉपर तरीके से, अगर आपको किसी भी एडियम्स में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम उसको एक प्रॉब्लम को शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट्स बना करके हम आपकी ओर पहुंचा देंगे, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर होते रहेगा, ठीक है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, उसमें एकदम प्रिंटेबल PDF देते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको PDF मिलेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक।
ठीक है, तो धन्यवाद, चलते हैं, फिर मिलेंगे।